नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये हमारा जो सफलता सीरीज चल रहा है, इसी सफलता सीरीज का ये हमारा अगला पार्ट है। इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। हम घर में एक नौकर रखता है और शर्त लगा के रखा है, 1 वर्ष में उसे 1260 रुपए और एक कोट देगा। परंतु किसी कारणवश वह नौकर 8 माह तक काम कर पाया और बदले में 760 रुपए और एक कोट प्राप्त किया। इसमें बतानी है कोट की कीमत क्या थी। देखते हैं यहाँ पे यह दिया है 1260 रुपए और प्लस कोट, ये 1 वर्ष का है। तो हम ये देख लेते हैं कि 1 माह में कितना कमाया। तो 12 से हमने भाग दे दिया तो 1 माह की इनकम उसकी आ गई। यहाँ पे देखते हैं, और उसने 760 रुपए प्लस एक कोट प्राप्त किया। ये कितने माह में? 8 माह में। तो 8 से भाग देंगे तो इसका भी 1 माह का आ गया। 1 माह का दोनों का क्या रहेगा? बराबर रहेगा इनकम। तो हम क्या करेंगे? 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। देखो 3 से इसमें गुणा कर देंगे और 2 से इसमें गुणा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो ये आ जाएगा 2520 और प्लस 2K। 2520 प्लस 2K ये बराबर हो जाएगा 0 6 त्रिक 18 7 त्रिक 21 से 2280 प्लस 3K। इन दोनों का डिफरेंट क्या आ जाएगा? K आएगा। और हम देख लेते हैं इसका और इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा? 240 आएगा। तो आप ये बताओगे उस कोट की कीमत क्या रही होगी? 240। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लो। हमने ये बोला एक व्यक्ति अपने घर में एक नौकर रखता है और उसने शर्त लगा के रखा है कि 1 वर्ष में 1260 रुपए और उसे एक कोट देगा। लेकिन किसी कारणवश नौकर 8 माह तक काम कर पाया और बदले में 760 रुपए और एक कोट प्राप्त किया। कोट की कीमत पूछी है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप ऐसे लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक रेल यात्री रेलवे ट्रैक के साथ लगे टेलीग्राफ के स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनता रहता है। टेलीग्राफ स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 4 घंटे में कितने स्तंभ गिन पाएगा? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय किया होगा? आप बताओगे कि 180 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। और उसमें यह है 180 किलोमीटर है ये। इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि ये दिया है 50 मीटर, यानी 50 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे ये हमें देखना है। 50 मीटर के। तो हम क्या करेंगे, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 180 गुणे क्या? 1000 बट्टे में क्या करोगे आप? 50। 50 क्यों करोगे? क्योंकि 50-50 मीटर की दूरी पर स्तंभ लगे हैं और हमें यही बताना है कुल स्तंभों की संख्या कितनी है, यानी उसने कुल कितने स्तंभ काउंट किए हैं। इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 20 आ जाएगा और 18 दूनी 36, यानी 3600 मीटर की दूरी, सॉरी 3600 जो ये आया है, ये 50-50 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे? 3600। अगर आपसे स्तंभ गिनने के लिए कहा जाएगा, अच्छा आप यहाँ पे देखो, आप अगर मैं बोलूँ 2 स्तंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो जो पहला स्तंभ इधर होगा और दूसरा स्तंभ इधर होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 50। अगला 50 आएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी 100 मीटर की दूरी पर कितने स्तंभ लगेंगे? 3 स्तंभ। ऐसे जब भी आएगा तो आप क्या करोगे? एक और ऐड कर लेना। एक और ऐड करेंगे कितने में? 3600 में। 3600 में अगर एक ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3601। यानी अगर आपसे पूछा जाए कुल स्तंभों की संख्या कितनी है तो क्या बताओगे आप? 3601 स्तंभ गिना होगा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा, एक दुकानदार अपने संपूर्ण वस्तुओं का 1/3 भाग 12% लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग 8% हानि पर बेचता है और शेष 5/12 भाग 6% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? ऐसे सवाल जब भी मिले तो आप देखो कुछ भी नहीं करना है,
1/3 भाग बोल रहा है कि 12% लाभ पर, तो 1/3 गुणे क्या कर दोगे आप, 12% कर लेना, परसेंट ही करना, बटे 100 करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पुनः देखो प्लस लगाओ या माइनस, इसके बाद 1/4 भाग 8% हानि पर बेचा, तो हम माइनस लगाएंगे। 1/4 भाग 8% हानि पर बेचा है, सॉरी माइनस पहले ही लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 भाग 8% हानि पर बेचा है। इसके बाद कह रहा है और शेष भाग, देखो ये दे भी दिया है, शेष अगर 1/3 और 1/4 भाग बेच दिया तो यानी शेष 5/12 भाग बचा है, और ये बोल रहा है कि शेष 5/12 भाग 6% लाभ पर, तो 5/12 और गुणे में क्या कर लेना आप 6। इसी को सॉल्व कर लो, देख लो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है। देखो हम क्या करेंगे, 3 चौक 12, ये 4 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और प्लस 6 के 6 दूना 12, तो ये आ जाएगा, इससे करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। आप देखो क्या करोगे, 2.5 में से 2 निकल जाएगा, 0.5 बचेगा, यानी कुल मिला के 4.5% का उसे क्या हुआ है, प्लस में आया, तो मतलब लाभ हुआ है। क्या बताओगे, लाभ हुआ, वो कितने का लाभ हुआ है, 4.5% का। हम एक बार पुनः बता रहे हैं, ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं रहता। देखो हमने क्योंकि परसेंटेज में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि प्रतिशत भी पूछा ही है, और प्रतिशत अगर हम पहले 100 लगा लेते फिर लास्ट में 100 करना ही पड़ता। इस वजह से जब भी ऐसे सवाल आए तो आप सीधे सीधे एक लाइन में लगाइए, 1/3 भाग 12% लाभ पर, 1/3 गुणे 12%, 1/4 भाग 8% हानि पर, 1/4 गुणे 8, और शेष भाग जो बचा है कितना, 5/12, ये भी दिया है, तो 5/12 भाग 6% लाभ पर बेचा है। एक चीज ध्यान देना, जब लाभ आएगा तो प्लस लगाओगे, और जब हानि आएगा तो माइनस लगाओगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार अपने संपूर्ण वस्तुओं का 1/5 भाग 16% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि पूरे व्यापार में ना लाभ हो ना हानि हो। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों को आप वैसे ही लगाइए। 1/5 भाग को मैंने क्या बोला है कि 16% लाभ पर बेचा है, तो 16 हो जाएगा, और बोल रहा है कि शेष भाग, आप ये बताओ अगर टोटल 5 भाग रहे, एक भाग को उसने 16% लाभ पर भेज दिया, तो शेष कितने बचेंगे, इन्हीं दोनों का डिफरेंट करो, यानी 4 बटे कितने भाग, 5 भाग। ये कितने परसेंट हानि पर बेच रहा, मान लेते हैं m% हानि पर बेचा है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब और ये ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा, मतलब क्या होगा, बराबर 0 के हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि तो कुछ हो नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो आप बताओगे 5 से इधर गुणा कर देंगे तो ये सब कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 16 - 4m इक्वल टू क्या 0, -4m इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 4%। परसेंट ये सब परसेंट में है। आप बताओ कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, प्लस में आया तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 4% का लाभ होगा। बात समझ रहे हो, ये हाँ लाभ ही होगा क्या, शायद हानि हो जाएगा। 1 मिनट, 1/5 ये हो जाएगा 16 माइनस ये, हाँ ये कितने का लाभ हो जाएगा, ये 4% का। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन ये है, अपनी वास्तविक चाल से 3/4 चाल से चलकर एक लड़का विद्यालय में अनुचित समय से, यानी उचित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है, वास्तविक चाल से चलकर कितना समय लगेगा। देखिए अगर आपको ये पता हो, एक वास्तविक चाल है, वास्तविक चाल ऐसे मान लेते हैं, इसका रियल चाल है, रियल चाल को हम r लिख लेते हैं, और जो लेट हुआ है उसको यस लिख लेते हैं। अगर देखो ये बोल रहा है अपनी वास्तविक चाल से, उसकी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर अपने विद्यालय, यानी जो उसकी रियल चाल है कितनी है 4, और वो किस चाल से चल रहा है आप बताओगे, इसकी वास्तविक चाल यानी 3/4 चाल से चलकर, सॉरी रियल चाल उसका क्या दिया है, रियल चाल ये होता है
नीचे वाला, ये 4 हो जाएगा, और वो चल रहा है किस चाल से, 3 की चाल से। अच्छा एक चीज आप ध्यान दो, अगर चाल दिया रहे, ये चाल का रेशियो है, यानी उन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, 4:3 है। अगर हम बोलेंगे ये इनके स्पीड का रेशियो है, अगर हम बोलेंगे टाइम का बताओ, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप बताओगे ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आप बताओ एक यूनिट का जो टाइम का डिफरेंट दिया कितने के बराबर दिया, 20 मिनट, 1 बराबर 20 दिया है। पूछ रहा है कि रियल, यानी रियल चाल क्या हो जाएगा, 3 की चाल से चलेगा कितने समय, यानी कितना लगेगा, 20, तो क्या बताओगे, यानी 3 गुणे क्या हो जाएगा, ये 20, यानी क्या लगेगा, ये 60 मिनट। यानी आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे जो वास्तविक चाल अपनी वास्तविक चाल से 3/4 चाल से चलकर, यानी उसकी रियल चाल 4 है, और चल किस चाल से रहा है, 3 चाल, उस वजह से उससे क्या हो जाता है, 1 मिनट की देरी हो जाती है, सॉरी 20 मिनट की। तो हम अगर ये चाल का रेशियो दिया, समय का रेशियो निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा 1 बराबर 20, और रियल कितना टाइम लगेगा उसे, आप बताओगे 20 मिनट। वास्तविक चाल से जाएगा तो उसे 20 से 60 मिनट लगेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका हम एक बेहतरीन तरीका बताएंगे आपको। उसमें इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूले से मत करिएगा इसको जब भी सवाल लगाना रहे, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि देखिए यहाँ पे दूध मिलाने की बात कर रहा है, दूध का परसेंटेज दिया है, यहाँ पर भी दूध का परसेंटेज दिया है, और दूध डालने की बात कर रहा है, यानी 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दिया है 60% दूध है, इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध की मात्रा क्या हो जाए, 80% हो जाए। अच्छा ये बताओ, दूध मिलाने की बात कर रहा है तो हम पानी पे डील करेंगे, इसे किस पे डील करेंगे, आप बताओगे पानी। अगर 60% दूध है तो इसमें पहले कितना परसेंट पानी रहा होगा, आप बताओगे 40%। 40% पानी रहेगा, इसमें पानी कितना रहेगा, 20%। देखो इस टाइप के सवाल जब मिले, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो वहां हम आपको बताएंगे कौन सी वैल्यू किसको खत्म कर देती है। देखो यहाँ पे 40% से क्या हो गया, 20, यानी कितने की कमी होगी, 20/40, यानी कमी हो गई 1/2 की। 1/2 की कमी होगी, तो 1/2 की कमी हो गई, इसे कौन निरस्त करेगा, 1/1 की वृद्धि, यानी 70 का 1/1 क्या हो जाएगा, 70 का 1/1 क्या हो जाएगा, आप बताओगे 70। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 70। यानी इसमें कितना लीटर दूध और मिलाना चाहिए, आप बताओगे 70 लीटर दूध मिला दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज में आपको जब परसेंटेज पढ़ लोगे तो ये सवाल एकदम विद इन टाइम बहुत आसानी से आएगा, मुझे नहीं लगेगा। मैं पुनः बता रहा हूँ, 70 लीटर दूध में हम इस सवाल को पानी पे डील करेंगे। अच्छा अगर यहाँ पानी मिलाने की बात किया होता तब दूध पे तब सही रहता, तो पानी की मात्रा पूछता तब हम बता देते, तब ऐसे लगाते। यहाँ 60 और 40 सही लगा देते, 60 और 80 सही लगाते। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप ऐसे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाँ ये भी सवाल देख लीजिए। इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, एक बर्तन जिसमें 10 लीटर दूध है, इस बर्तन से 100 लीटर दूध है, इस बर्तन से 10 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। यह क्रिया 2 और बार दोहराई गई जाती है, यानी कुल मिला के हमें कितनी बार निकालना है, 3 बार निकालना है। ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज पे एकदम ऐसे लगता है, देख लो आप। पहले सवाल का मतलब समझ लो। सवाल का मतलब यह है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, इस बर्तन से 10 लीटर दूध निकाला गया, पुनः उसमें क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया। अब उसमें दूध और पानी दोनों हो गया होगा। इसके बाद पुनः उसमें से 10 लीटर पानी निकाल के, 10 लीटर मिश्रण निकाल के पुनः उसमें पानी मिला दिया गया। उसके बाद पुनः उस मिश्रण से पुनः 10 लीटर मिश्रण निकाल के पुनः उसमें पानी मिला दिया गया, यानी 3 बार की गई। जब जैसे जैसे आप होता जाएगा उतनी बार निकालिएगा। देखो 100 पे बोल रहा है, 100 का 10 कितना परसेंट है, 10%। तो एक बार हम 10% निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 90 बचेगा। पुनः 90 का एक बार और 3 बार निकाला, 90 का 10% आप निकालो, क्या बच जाएगा, आप बताओगे सॉरी 81 बचेगा। 81 का भी पुनः 10% आप निकाल दो। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूले से लगाओ, चाहे ऐसे निकालो चाहे परसेंटेज से निकालो।
मुझे परसेंटेज से निकालना ये बहुत आसान लगता है। देखो 81 का 10% अगर आप इसमें से निकाल दोगे तो 81 का, देखो 81 है, 81 का 10% घटाना रहे, 10% कितना होगा इसका 8.1, यही तो घटाओगे आप। 10% कितना होगा 8.1, इसमें से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 72.9, 72.9, यानी उसमें कितना, उस बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितना बचेगा 72 क्या बचेगा 9। मैं ये कह रहा हूँ पुनः इस सवाल को जब भी लगाना रहे, एक बर्तन में जिसमें देखो परसेंटेज दिया रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, पहले डाटा को परसेंटेज में चेंज कर दो, और ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ही चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इसको लगा लेना आप। और क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है, हाँ ये है प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप का। क्वेश्चन ये है ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने हैं, एक कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त हुआ, एक को शेष लाभ को बराबर बांट लिया गया। यदि सी को, यदि यहां पे लिख लेना सी को ए से 400 रुपए कम लाभांश प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ था। देखो यहां पे दिया है कुल लाभ का 3/5, यानी एक, देखो टोटल कितना है 3/5, यानी अगर देखो हम ये बताते हैं जो हर में संख्या रहती है उसी को हम पूरा मानते हैं। पूरा लाभ कितने यूनिट का है 5 यूनिट का, इसमें से 3 यूनिट किसे मिल गया है ए को मिल गया है, और कह रहा है शेष लाभ को बराबर मात्रा में बांट दिया गया। अच्छा 2 यूनिट बचा होगा, यानी बी को कितना मिला होगा 1 यूनिट, सी को कितना मिला होगा 1 यूनिट। अब ये कह रहा है कि सी को ए से 400 रुपए कम मिले हैं, सी को ए से, इन दोनों के यूनिट में कितने का अनुपात है, कितना डिफरेंट है 2, यानी 2 बराबर आप क्या बताओगे 400, 1 बराबर क्या आ जाएगा 200। हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कुल लाभ क्या था, तो 1 बराबर 200, तो 5 कुल लाभ है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणे क्या करोगे आप 5 बराबर क्या हो जाएगा 1000, यानी कुल जो लाभ है, लाभ कितना हो जाएगा ये 1000। मैं ये कह रहा हूं जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे ए को कुल लाभ का 3/5 भाग मिला, यानी 5 भाग में से 3 भाग तो ए को मिला है, बचे कितने भाग 2 भाग, 2 भाग को बोल रहा है बी और सी में बराबर बांट दिया गया, यानी 1 भाग बी को मिलेगा और 1 भाग किसे मिलेगा सी को, 1 यूनिट बोलते हैं हम, 1 यूनिट मिला बी को, 1 यूनिट मिला सी को। अब आप ये बताओ, ये कह रहा ए से सी को कितना यूनिट कम मिला है 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट कितने के बराबर है 400 के, 1 बराबर 200, तो पूछ रहा है कुल लाभ क्या था, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आप बताओगे 1000। सेम ऐसे लगाइए सवाल। चलो ठीक आते हैं इस सवाल पे, इस देखिए दिया है, ये है 10 एवं 250 के मध्यानुपाती निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब आपको हम यहाँ पे मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तीनों आप देख लो एक लाइन में। देखिए ये बोल रहा है मध्यानुपाती, जब भी आपको अनुपात दिया रहे, ये बोल रहा है 10 का और किसका 250 का मध्यानुपाती क्या होगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो मध्य में आप किसी संख्या को रख दो, मान लेते हैं मध्य में x को रख दिया है, और थोड़ा दूरी दूरी लिखते हैं, 10 है इसके मध्य में रखते हैं x को क्योंकि मध्यानुपाती बताना है, और 250 को यहाँ रखते हैं। ऐसे लिख लेना आप, मध्यानुपाती जब भी बताना रहे ऐसे से बना लो, यानी 1 बार 10/x बराबर फिर x/250 कर देना, x गुणे x करोगे क्या आ जाएगा x² बराबर 250, और गुणे क्या कर लेना आप 10। सेम ऐसे लगाइए आप, मैं पूछूंगा x बराबर क्या हो जाएगा √250 और गुणे क्या 10। देखिए यहाँ पे 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ, 10 बाहर हो जाएगा, 25 में से 5 बाहर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आएगा 50। मध्यानुपाती पूछे तो वैसे लगाइए, अगर जैसे मैं बोल दूं मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती, दोनों का मतलब वही है, दूसरे स्थान पे x को रखना, द्वितीयानुपाती मतलब दूसरे स्थान पे रख x को, मध्यानुपाती मध्य में x को। अच्छा अगर मान लो हमसे ये पूछ ले 4 और 6 का तृतीयानुपाती बताओ,
ये मध्यानुपाती है, तो हम तीसरे स्थान पे x को रखेंगे। देखो कैसे आप लगाओगे, ऐसे लगाना है, कुछ नहीं 4/6 और बराबर 6 क्या रख देना है x, तीसरे स्थान पे x को रख लेना। मैं ये कह रहा हूँ इसको 4x हो जाएगा और 6 × 6 करो कितना हो जाएगा, ये 36। मैं पूछूंगा x बराबर क्या हो जाएगा, 36/4 मतलब क्या आ जाएगा, ये 9। अगर आपसे तृतीयानुपाती पूछे तो तीसरे स्थान पे x को रख लेना। और ये बात समझ गए, मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती। अच्छा चतुर्थानुपाती आएगा तो मान लो 2 हो जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। देखिए जब चतुर्थानुपाती आएगा तो वहां पे तीन पद आपको दिए रहेंगे, तो आप क्या करोगे, पहला दूसरा तीसरे, जिस स्थान के लिए बोलेगा, चतुर्थानुपाती बोला तो चौथे स्थान पे x को रखेंगे, मध्यानुपाती बोलेगा तो मध्य में x को रखेंगे, और तृतीयानुपाती बोलेगा तो तीसरे पे x को रखेंगे। अब आप देखिए इससे कैसे करोगे, 2/3 और ये 4/x, यानी 2/3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4/x के, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 3 6, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 6। जब भी आपसे पूछेगा आपको ऐसे लगाना है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ चतुर्थानुपाती पूछ ही लिया है, ये कह रहा है 3, 4, 18, इसका चतुर्थानुपाती बताना है। देखो अगर चतुर्थानुपाती बोले चौथे स्थान पे क्या रखोगे आप, x, मैंने अभी बताया था, आप ऐसे लगा लो और इसको ऐसे कर लेना, यानी ये 3/4 हो जाएगा बराबर 18 क्या हो जाएगा, ये x, 3 छक 18 और 6 चौके क्या हो जाएगा, 24। आप बताओगे x बराबर क्या आ जाएगा, 24। कौन सा आंसर सही होगा आपका, ऑप्शन ए। देखिए मैं ये कह रहा हूं अगर चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आप कैसे लगाओगे, चौथे स्थान पे x को कर लेना। तृतीयानुपाती का भी सवाल है, 8 दिया और 12, तीसरे स्थान पे x को रखना है, तो ऐसे आप बना दो ऐसे, यानी 8/12 और बराबर हो जाएगा 12/x। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2 यहाँ पे आया, 2 1 के 2 6, यानी 6 त्रिक 18, x बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई फार्मूला नहीं, अगर आप फार्मूला याद किए द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तो कंफ्यूजन बना रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं फार्मूला मत याद करो, इससे कॉन्सेप्ट से सीखो आप। चौथे स्थान पे वो तीसरे स्थान पे बोलेगा, तीसरे स्थान पे x रख के आप सवाल सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सवाल कई बार आया हुआ है एग्जाम में, इसे आप कैसे लगाओगे। इस सवाल को लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको दिया है a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c। हम क्या करेंगे, बाहर का गुणा अंदर का गुणा होता है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, ac, b² बराबर क्या हो गया, ac। आपसे पूछ रहा है a⁴ b⁴। अच्छा अगर हम इसे b⁴ कर दें, यानी इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी का मान ये पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, a⁴, b के स्थान पे क्या रखेंगे, a² और c²। ये 2 घात से 2 घात कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a² अनुपाते c²। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को आप देख लेना बहुत अच्छे से, ये सवाल आया हुआ कई बार एग्जामों में आया हुआ है। और कोई सवाल छूट रहा है, तृतीयानुपाती बताना, ये तृतीय अभी तो ये हो गया है तृतीयानुपाती। हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखो आप। इस सवाल को कैसे लगाओगे, a और b की आयु का अनुपात दिया है 5:3 तथा ABC के खर्च का अनुपात दिया 8:5:2। यदि C 2000 रुपये खर्च करता है और B 700 रुपये बचाता है, तो A की बचत बतानी है। A की बचत आप कैसे बताओगे, A और B की आयु का अनुपात क्या दिया है, देखो A और B की आयु का अनुपात 5:3। देखो क्या क्या दिया है, ABC के खर्च का अनुपात इतना दिया है, यदि C का खर्च दिया है कितना है, 2000। आप बताओ C का खर्च 2000 है, तो यहाँ C के खर्च का अनुपात क्या दिया, 2 यूनिट। आप बताओगे 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बताओगे 2000। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे 1000 रुपये।
और बी की बचत इतना दिया। अच्छा, बी का खर्च कितना दिया है? बी का खर्च यहां से निकालने, 1 यूनिट बराबर क्या आया है? 1000। अगर हम बी का खर्च देखें, बी का खर्च कितना यूनिट है? 5। तो 1000 गुणे क्या कर दोगे आप? 5। ये बी का खर्च आ गया कितना? 5000। आप ये बताओ, बी का खर्च 5000 आ गया, यानी बी जितना कमाता है उसमें से कितना खर्च कर देता है? 5000 रुपये। और देखो बचत के लिए बोल रहा है, बचत कितना करता है? 700। तो अगर खर्च और बचत जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? उसकी आय आ जाएगी। तो ये हो जाएगी बी की आय। बी की आय क्या हो जाएगी? बी की आय आएगा हमारा 5700। यानी कितना आ जाएगा? ये 5700 रुपये आएगा बी की आय। ये बात समझ गए कि नहीं? ये मैं कह रहा हूं, इसने 5000 रुपये खर्च किया है और 700 रुपये बचा रहा है, तो उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी? आप बताओगे 5700 रुपये। और हमसे ए की बचत पूछ रहा है, ए की बचत पूछ रहा है, ए की आय क्या होगी? ए की आय कितना दिया है? 5। और बी की आय कितना दिया? 57। तो यानी बी से 3 बराबर कितना बताओगे आप? बी की आय 3 बराबर आप बताओगे 5700। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1900। आप बताओ ए की आय कितनी हो जाएगी? ए की यूनिट है 5, तो 1900 और गुणे क्या कर दोगे आप? 5। 19 पचे 95, यानी 9500 हो जाएगा। लेकिन ये क्या आया है? ये बी की आय आई है। पूछ रहा है हमसे बचत क्या है ए की। अच्छा, ए का खर्च हम निकाल देते हैं। अब ए का खर्च, 1 यूनिट बराबर कितना है? 1000। तो ये क्या हो जाएगा? ये 8000। यानी खर्च कितना हो जाएगा? ए का खर्च कितना हो जाएगा? 1000 और गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा? ये 8000 खर्च कर रहा है। और आय कितनी है? 9000। यानी बचाया कितना? 1500 रुपये। यानी इस सवाल को आपको ऐसे लगाना, एक बार फिर से देख लो। हमने क्या किया? ए बी की आय का अनुपात जो दिया था और उनके खर्च का अनुपात, तो सी इसमें दिया है, सी 2000 रुपये खर्च करता है, यानी 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2000। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1000। हमें बी का कुल खर्च क्या बताना है? बी का बचत बताना था। तो 5 बराबर कितना है? 5 बराबर आ जाएगा बी का 5000 रुपये खर्च करता है, और बी का बचत भी दिया है कितना? 700 रुपये। तो इस 700 को इसमें जोड़ देंगे तो बी की आय आ जाएगी। बी की आय कितना आ जाएगी? 5700। और 5700 बराबर कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर 5700। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1900। 1 यूनिट बराबर 1900। हमें बताना ए की बचत। तो पहले ए की आय निकाल देते हैं, ए का खर्च निकाल देंगे तो बचत हो जाएगा। तो ए की आय हमने निकाला क्या? 9500। और एक बचत कितना कर रहा है? 1500 रुपये। खर्च कितना कर रहा है? यहाँ से निकाल देंगे, 8000 रुपये वो खर्च कर रहा था। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप ऐसे लगाइएगा। औसत का सवाल है। ये क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 13 की वृद्धि हो गई। 16वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? देखो ये बहुत कंफ्यूजन सवाल होता है। 16वीं पारी के बाद, यानी 16वीं पारी खेलने के बाद, क्योंकि 16वीं पारी के पहले पूछेगा तो ये पूछेगा 15वीं पारी के बाद। उसने 17वीं पारी में कितने रन बनाए? देखिए 17वीं पारी में उसने बनाए हैं 85 रन। 17वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 85 रन। और ये कह रहा जिसके कारण उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। आप ये बताओ, 85 रन बनाया है उसने 17वीं पारी में, उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई है। 3 रन की वृद्धि कब हो गई है? 17, यानी 16वीं पारी के बाद वो क्या कर रहा है? 17वीं पारी खेल रहा है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, 17वीं पारी के में 85 रन बनाया तो 3 की औसत की वृद्धि हुई। आप ये बताओ, 3 रन की वृद्धि हुई है इसके औसत की, कहाँ तक हुई होगी? 17 पारियों तक 3 रन बनाएगा एक्स्ट्रा, यानी प्रत्येक पारी में 3 बढ़ेगा ना, तभी तो औसत बढ़ेगा। यानी 51 रन उसने एक्स्ट्रा बना दिए। कितने रन एक्स्ट्रा बना दिए? 51 रन। यानी 85 माइनस क्या कर दोगे आप? 51। तो ये पता चल जाएगा 17वीं रन के पहले उसके रनों का औसत कितना था? यानी 34 रन था। लेकिन उसके औसत में 3 की वृद्धि हो गई है। तो औसत में 3 की वृद्धि मतलब 3 क्या करोगे आप? जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 37। 16वीं पारी के बाद उसके औसत में 3 की वृद्धि आ गई है, तो कितना हो जाएगा? ये औसत हमारा कितना आ जाएगा? 37। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनका कुल योग 81 रुपया है। जिनका कुल योग दिया है 81 रुपया है।
यदि इन सिक्कों के बीच का अनुपात 11:12:13 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। मैं ये कह रहा हूं ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप ये देख लो, पहले जो कुल योग दिया है क्या दिया है, कुल ये 81 रुपया दिया है और इनके बीच का अनुपात क्या दिया है, यानी 11, ये 1 रुपए के सिक्के के और ये 50 पैसे के 12 सिक्कों का रेशियो और ये 13 है, यानी 11, 12, 13 के रेशियो में है। देखो हम क्या करते हैं, ये रुपया दिया सबको रुपए में चेंज कर लेते हैं। देखो अगर इसको 11 सिक्के रहेंगे, मान लेते हैं ये 1 रुपए के 11 सिक्के तो इसका 11 रुपया बनेगा, 50 पैसे के 12 सिक्के तो इसका 6 रुपया बनेगा और 25 पैसे के 13 सिक्के तो 4 3 12, आप ऐसे कर दो 13 बट्टे क्या कर लो आप, सीधे 4 कर दो आप, इससे जोड़ोगे तो 16 6 क्या हो जाएगा, ये 17 और ये 13/4, 17 चौके 68, 13 क्या हो जाएगा 81/4। अब देखो आप क्या करोगे, मैंने ये कहा इसको भी हम किस में चेंज कर दिए, सबको रुपए में, और ये कुल रुपए कितने के बराबर है 81 के, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 81, 81 से 81 कटेगा, 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 4, 1 यूनिट बराबर आ गया 4। हमसे पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, आप बताओगे 13 गुणे क्या 4, यानी क्या आ जाएगा 52। अच्छा इसको अगर ऐसे ही लगाना रहता तो आप क्या करते, देखो जब भी अगर जैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है तो उसका ऑप्शन हमेशा 13 के मल्टीपल में आना चाहिए, 13 के मल्टीपल में ये है, 13 के मल्टीपल में ये है, मतलब ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही कैंसिल आउट कर देते। अगर अच्छा हमसे 50 पैसे का पूछा होता तो हम क्या बताते, इसमें एक ही बचा है तो क्या बताते हम 12 चौके 48 बताते, क्योंकि ये 12 के मल्टीपल में आता। हाँ ये दिया है, किसी धन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के बाद 48 रुपए तथा दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। पहले वर्ष का ब्याज दिया है, सॉरी ये ब्याज है, ये ब्याज है, ब्याज दिया है कितना 48 रुपए पहले वर्ष का। आप ये बताओ पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, हमसे ये कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये 48 रुपया उसका पहले वर्ष का ब्याज है और ब्याज की दर क्या बता रहा है 8% है, तो जो दूसरे वर्ष ब्याज होगा ना इसी का 8% एक्स्ट्रा लगेगा, यानी इसका 8% प्लस 48 रुपया तो लगेगा, इसी का 8% और, तो 8% कैसे निकालोगे, 10% इसका 4.8 आ जाएगा, 10% क्या आ जाएगा 4.8। अब देखो कैसे आप निकालोगे परसेंटेज, चाहे वैसे भी निकाल लो, 48 गुणे 8/100 करके निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी निकाल दो आप, 2 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और वैसे भी कर लेते हैं, सॉरी 48 गुणे 8 कर दो, 8 नहीं 64 के 4, ऑप्शन कौन सा, यही वाला सही हो जाएगा, पॉइंट में आना ही आना है। हम फिर से बता रहे हैं, देखो जब भी ऐसे सवाल आए पहले 48 रुपए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ही पहले वर्ष का, पहले वर्ष का ब्याज 48 और ये दूसरे वर्ष का, सिर्फ हमें दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, दूसरे वर्ष तक कुल ब्याज नहीं पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो हम क्या करेंगे 48 का 8% मिलेगा, 48 का 8% इसमें और ऐड कर देंगे, 48 का 8% और बट्टे में 100 कर लेंगे, ये हट जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 51.84 आएगा दूसरे वर्ष में। कोई धन साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में 2700 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। देखो जब भी आपको ब्याज का दर निकालना रहे तो ब्याज की दर आप कैसे निकालोगे, आप ये पहले बताओ 2 वर्षों में कोई साधारण ब्याज की दर से 2520 रुपये हो गया है और अगले 5 वर्ष में बता रहा, 5 वर्ष में अगले कितना हो गया, ये 2700 रुपये हो गया है। अगर हम देखें इनके 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 180 रुपये। अगर हम आपसे पूछें 3 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा हमें कितने रुपए मिलेंगे, 180 रुपये, हमें ब्याज की दर बतानी है। अच्छा 1 वर्ष का ब्याज, अगर देखो 3 वर्ष का ब्याज इतना है, अगर 1 वर्ष का बताना रहेगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, आप बताओगे 60 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज क्या आ गया 60 रुपये।
हमें ब्याज की दर बतानी है। आप बताओ अगर 1 वर्ष में 60 रुपए आ रहे हैं, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो 2 वर्ष में आप बताओगे 2520, 2 वर्ष में मिलेगा हमें 120 रुपए ब्याज। इस 120 रुपए को अगर हम 2520 से घटा देंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? आप बताओगे मूलधन मिलेगा। 120 इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2400। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये एक बार हम पुनः बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना दिया और 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया? 2700 रुपए। सबको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? समान रहता है। आप ये बताओगे इसमें 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आप बताओगे 180 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज 180 रुपए। मैं पूछूंगा 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो क्या बताओगे आप? 60 रुपए। अब हम मूलधन निकाल देते हैं, मूलधन हमें पता हो जाए मूलधन हमारा कितना था, तो 120 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज इसमें से निकाल देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 2400। आप ये बताओ 2400 रुपए पर हमें 60 रुपए मिल रहे हैं 1 साल का ब्याज, तो ये कितना परसेंट होगा? कैंसिल आउट करो, 6 चौके 24, 1/40। परसेंटेज में चेंज करना रहेगा, 100 से गुणा कर देना, यानी 2.5% आएगा। 2 क्या आ जाएगा? 5%। जो भी ऑप्शन आपका रहेगा कितना आ जाएगा? 2.5%। इस सवाल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही, कोई फार्मूला नहीं, कोई दर। सॉरी, और क्या दिया है? 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे दिया है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखो लाभ या हानि प्रतिशत आप कैसे बताओगे? ऐसे सवालों में जो हमारा क्रय मूल्य दिया है और ये विक्रय मूल्य, ये हमें मैंने बताया ये एक रेट होता है, यानी कोई व्यक्ति 50 वस्तु जितने रुपए में खरीद के लाता है, जब उसे बेचना शुरू करता है 40 वस्तु ही बेचेगा तो उसे 50 वस्तु का रेट मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं उससे लाभ कितने का हुआ है, क्योंकि 50 वस्तु को जितने में वो खरीद के लाया है 40 वस्तु ही बेच रहा है, तो उसने उसे जो है 50 वस्तु का रेट मिल जा रहा है, यानी 10 वस्तु का उसे फायदा होगा। कितने पे होगा? आप बताओगे 40 पे। 1/4 मतलब क्या हो जाता है? 25%। आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैं इससे पुनः बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति है 50 वस्तुओं को खरीद के लाता है, 40 वस्तुओं के बराबर बेच देता है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जब वो बेचना प्रारंभ करता है तो जितने में 50 वस्तु खरीद के लाया है 40 वस्तु को बेचते बेचते इसका रेट निकाल ले जा रहा है, तो इसका मतलब 40 वस्तु बेचा तो लाभ तो उसे उसी पर होना है। कितने का होगा? 10 वस्तु का लाभ होगा, तो यानी कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? उसे 25% का लाभ हो जाएगा। ये सवाल है, एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। देखो जब भी ऐसे सवाल आए तो ऐसे सवालों, देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में जिनको आपको रटना पड़ता है। रटने का मतलब ये है उनका तरीका रटना पड़ता है, क्योंकि अगर आप तरीके रटे रहोगे तो वहां एग्जाम में मिलेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सवाल जो है ऑप्शन से बहुत जल्दी डील हो जाते हैं, तो उनको ऑप्शन से ही डील करना चाहिए। और नहीं तो इसको लगाने के लिए आप 2 घात समीकरण लगाओ, नहीं तो ट्रिक को याद कर लो आप। मैं ये कह रहा हूँ किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचता है उतने ही परसेंट का उसे लाभ, सॉरी जितना उसका क्रय मूल्य है उतने, क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर उतने का ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य, सॉरी यानी जितने रुपए में बेच रहा उतने ही परसेंट का उसे क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो यानी वस्तु को बेचने पे 200 रुपए में, अब आप ये बताओ कोई ऑप्शन ले लो आप, 160 रुपए में कोई बेचेगा, 160% का लाभ हो जाए इसे, तो वैसे 200 से ज्यादा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। 140% का लाभ, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 50 का 50% अगर लाभ लोगे, 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदे हो और 50% के लाभ पर बेचो तो उसका विक्रय मूल्य 200 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? आप इसका 75 आएगा। 100 रुपए में अगर आप खरीदे हो, 100 रुपए में बेच रहे हो, 100% लाभ लेके बेचोगे तो कितना आ जाएगा? ये 200 रुपए, यानी उसे बेचने पर 200 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा जितना उसका क्रय मूल्य है। बात समझ गए हो कि नहीं? ये मैं कह रहा हूं अगर मान लो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो इसे जब बेचेगा तो 100% का लाभ लेगा, तो 100% का लाभ लेने का मतलब क्या हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा।
जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने % की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य क्या होगा, आप ये बताओ। अगर हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है, तो 60% का हानि हो जाए, 60% का कितना हो जाएगा, 36। आप इसमें से 36 घटाओ, कितना आ जाएगा, 24। ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर होगा। 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि हो जाए, इसका 40% निकालोगे कितना आ जाएगा, 16। 16 निकालोगे कितना आ जाएगा, 24। ये भी आंसर हो जाएगा। 50 का 50% निकालोगे, 50 का 50% क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे नहीं आया, इससे नहीं आएगा। 80 का 80% क्या हो जाएगा, 8 × 64, 64 इसमें से निकालोगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इससे नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, इस ऐसे सवालों के 2 ऑप्शन रहेंगे। ऐसे सवालों के कितने ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन। जो ऑप्शन पहले रहेगा उसी को आप लगाइएगा। ये कह रहा है, देखो, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो अगर हम 60 रुपए में उसका क्रय मूल्य 60 रुपए मानते तो 60% के हानि पर बेचेंगे। इसका 60% क्या होगा, 36। 36 निकालोगे क्या आ जाएगा, 24। ये वाला आंसर है। 16 40 का 40 रुपए अगर क्रय मूल्य 40% हानि पर बेचेंगे तो इसका 40% क्या आ जाएगा, 16। 16 निकालोगे तब भी 24 आएगा। ये भी आंसर है। इसके 2 आंसर होते हैं। जब भी हानि वाले सवाल है तो उसको चेक करना पड़ता है कि कौन सा इसका सटीक आंसर है। ऑप्शन में अगर दोनों दिए हैं तो पहले वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। दूसरा है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, अगर हम क्रय मूल्य 60 मानेंगे तो 60 का 60% क्या हो जाएगा, 36। कितना आ रहा है, ये 96 आ रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कितना लाना, 75। 40 का 40% कितना हो जाएगा, 40 का 40% हो जाएगा 16। 16 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 56 आएगा। प्लस 16 जोड़ दोगे 56। ये भी ऑप्शन नहीं है। 50 का 50% क्या हो जाएगा, 25। ये क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यही आंसर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। हाँ, ये सवाल है, एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उसके स्थान पर डी को रख दिया जाए तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। डी की आयु बताइए। देखो, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, जब अनुपात औसत आपको बताएंगे तो वहां ये बताएंगे हम कि अगर औसत के बराबर किसी व्यक्ति को समूह से निकालो या शामिल करो तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ए बी और सी, इन तीनों की जो औसत आयु है कितना है, 20 वर्ष। यदि ए के स्थान पर डी को रख दिया जाए, ए के स्थान पर डी को रख दिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। पहली बात तो इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े अपर्याप्त का मतलब यह है, अगर हमें ए के स्थान पर किसी वस्तु को, जिसके स्थान पर जिसको ला रहे हैं, कम से कम इसका तो पता होना चाहिए ना, उसकी उम्र कितनी है या उसकी आयु कितनी है। ऐसे सवालों का आंसर आप तभी बता पाओगे जिस व्यक्ति को निकाल रहे हो या जिस व्यक्ति को शामिल कर रहे हो, किसी एक की आयु पता होनी चाहिए। जब पता रहेगा तभी आप बता पाओगे। एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष दिया, ए की स्थान पर डी को रख दिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती। अब हमें किसका बताना था, डी का बताना, नहीं ज्ञात कर सकते यहाँ पे। अगला सवाल हमारा, एक सवाल तो आज के लिए बस इतना ही था, और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।